जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। भारत के प्राचीन इतिहास में कई जनजातियां और समुदाय अपने विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान के लिए जाने जाते हैं। इन जन समुदायों में पुंड्र जनजाति का उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये जनजाति न केवल पूर्वी भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग रही, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के अनेक प्राचीन जन समुदायों में पुंड्र को अति प्राचीन माना जाता है। पुंड्र जनजाति की उत्पत्ति को लेकर कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, जहां उनका वर्णन विश्वामित्र के श्राप से बहिष्कृत वंशजों के रूप में किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में इन्हें विश्वामित्र के उन पुत्रों का वंशज बताया गया है जिन्होंने अपने गोद लिए गए भाई को अपना मुखिया मानने से इनकार कर दिया था। कथा के अनुसार विश्वामित्र के कई पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भार्गव सुनहसेप को गोद लिया और उसे देवव्रत नाम दिया तथा उसे अपने सभी पुत्रों का मुखिया बनाया। लेकिन विश्वामित्र के अन्य पुत्रों ने देवव्रत के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया और ऐसा कहा जाता है कि क्रोधित होकर विश्वामित्र ने नेतृत्व अस्वीकार न करने वाले अपने पुत्रों को ही श्राप दे दिया, जिससे वे वैदिक समाज से बहिष्कृत हो गए। इन्हीं में से एक पुंड्र कहलाया, जिससे इस जनजाति का नाम पड़ा। अनेक ग्रंथों में इन्हें पौंड्र, पौंड्रक या पौंड्रिका नाम से भी जाना गया है। पुंड्रों का उल्लेख बौधायन और मनु के धर्मशास्त्र में पौंड्रक के रूप में भी किया गया है, लेकिन उनका उल्लेख सबसे अधिक बार उनके प्रवर्तक पुंड्र के नाम से पुराणों और महाकाव्यों में किया गया है, जो बेलेया क्षत्र नाम क्षारण करने वालों में से एक था। पुंड्र का अर्थ कपास से भी जोड़ा गया है, जिससे यह माना जाता है कि यह जनजाति वस्त्र निर्माण और व्यापार में कुशल थी। पुंड्र जनजाति का उल्लेख भारत के प्राचीन इतिहास और ग्रंथों में प्रमुखता से मिलता है। यह जनजाति मुख्य रूप से पूर्वी भारत, जिसे हम वर्तमान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के रूप में पहचानते हैं, वहाँ निवास कर गई। कुछ विद्वानों का मत है कि वे मगध और अंग प्रदेश के पड़ोसी थे। विभिन्न पुराणों में भी पुंड्रों को एक अलग समुदाय के रूप में वर्णित किया गया है। धार्मिक दृष्टि से ये लोग शिव और विष्णु की उपासना करते थे, जो तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता। पुंड्र समाज कृषि, पशुपालन और शिल्पकला में कुशल था। इनकी सामाजिक संरचना मुख्यतः मातृसत्तात्मक मानी जाती है, जो उन्हें अन्य समकालीन जनजातियों से अलग पहचान देती है। पूर्व जाति के लोग अपने विशिष्ट वस्त्रों और आभूषणों के लिए प्रसिद्ध थे, जो उनकी सांस्कृतिक समृद्ध और कलात्मक अभिरुचि का परिचायक है। पुंड्र जनजाति का साम्राज्य मुख्यतः पूर्वी भारत में फैला था। बौधायन, मनुस्मृति, महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार पुंड्रों का संबंध अंग, वंग, कलिंग और सुहम जैसे अन्य पूर्वी जनों से था। राजशेखर की काव्य मीमांसा पुंड्र देश को प्राग्ञ ज्योतिष और ताम्रलिप्त के बीच स्थित मानती है।
वर्तमान काल में ये क्षेत्र बंगाल, बिहार, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ माना जाता है। पुंड्र जनजाति के साम्राज्य का उल्लेख अनेक ग्रंथों, विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने किया है। रामायण किष्किंधा कांड में पुंड्र को दक्षिणी देश कहा गया है, किंतु पुराणों और महाभारत के अनुसार पुंड्रों का राज्य पूर्वी भाग तक फैला प्रतीत होता है, क्योंकि वे हमेशा वंगों, अंगों और कलिंगों के साथ साथ स्वहमों से भी संबद्ध रहे हैं। राजशेखर की काव्य मीमांसा से भी इसकी पुष्टि होती है, जो पुंड्र देश को प्राग्ज्योतिष और ताम्रलिप्त के साथ पूर्व में रखती है। इससे स्पष्ट होता है कि पुंड्रवर्धन नामक राज्य पूर्वी भारत का एक प्रतिष्ठित जनपद था, जिसकी राजधानी को महास्थान, वर्तमान बोगरा जिला, बांग्लादेश के रूप में चिन्हित किया गया है। पुंड्र को कभी कभी पौंड्र, पौंड्रक या पौंड्रिका भी कहा जाता है। महाभारत में कभी कभी इन नामों का समान नामों के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी पौंड्र और पुंड्र के बीच अंतर भी किया गया है। दिव्यावदान पुस्तक के अनुसार पुंड्रवर्धन मध्य देश की पूर्वी सीमा थी। अवदान कल्पलता नामक पुस्तक में पुंड्रवर्धन को श्रावस्ती से 100 योजन या 400 मील पूर्व में स्थित बताया गया है। इसकी पूरी संभावना है कि पुंड्रवर्धन मौर्यों के समय में मगध साम्राज्य का एक हिस्सा था। यह ह्वेनसांग के साक्ष्य से भी ज्ञात होता है, जिसने समतता में ताम्रलिप्त और कर्ण सुवर्ण के पास अशोक के स्तूप और साथ ही पुंड्रवर्धन में भी स्तूप देखे थे। ह्वेनसांग पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते हुए गंगा नदी को पार कर पुंड्रवर्धन पहुंचा था। कनिंघम ने पुंड्रवर्धन के मठ के विषय में ह्वेनसांग के वर्णन के आधार पर पुंड्रवर्धन की राजधानी की पहचान महास्थान से की और बताया कि महास्थान से 4 मील पश्चिम में भासु विहार के बौद्ध अवशेष पुंड्रवर्धन की राजधानी से केवल 4 मील पश्चिम में स्थित मठ में ह्वेनसांग द्वारा उल्लेखित अवशेषों से मेल खाते हैं। इस निष्कर्ष की पुष्टि एक खंडित मौर्य ब्राह्मी शिलालेख के उल्लेख से होती है, जिस पर पुरालेखीय रूप से 2री शताब्दी ईसा पूर्व का समय अंकित है। सांची और पहाड़पुर के ताम्रपत्रों व अभिलेखों से भी पुष्टि होती है कि लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में पुंड्रों का मुख्य नगर पुंड्रनगर था। थोड़े ही समय बाद वे एक बड़े क्षेत्र में फैल गए, जिसे पुण्यवधन या पुंड्रवर्धन के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि पुण्यवधन नाम सांची स्तूप के कम से कम 2 शिलालेखों में आता है। इसके निवासियों धमता और इसिनादना ने स्थापत्य संबंधी खंड दान किए, जो सांची स्तूप और इसकी दीवारों और तोरण के निर्माण में उपयोग किए गए। महास्थान के खंडित शिलालेख से प्रमाणित होता है कि बोगरा जिला निश्चित रूप से उस क्षेत्र में शामिल था, जिसे बाद में पुंड्रवर्धन के रूप में जाना जाने लगा। इसमें राजशाही जिला या कम से कम इसके कुछ हिस्से भी शामिल थे, जिसकी पुष्टि हाल ही में खोजे गए पहाड़पुर ताम्रपत्र से होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पुंड्रवर्धन नगर से ही जारी किया गया था। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार और संस्कृत के विद्वान फ्रेडरिक एडन पार्जेटर ने प्राचीन भारतीय इतिहास और पुराणों पर शोध किया था। उनका मानना है कि वे 2 अलग अलग जनजातियां थीं, जो 2 अलग अलग देशों में रहती थीं। इस सिद्धांत के अनुसार पुंड्र, जो कि वंग और किरात और अंग और वंग से जुड़े थे, उन्होंने अंग, वंग और हिमालय के पहाड़ी देशों के बीच का कुछ मध्यवर्ती स्थान प्राप्त कर लिया था। तदनुसार पुंड्र देश की पहचान मालदा, कोसी के पूर्व में पूर्णिया के कुछ हिस्सों और दिनाजपुर और राजशाही के कुछ हिस्सों से की जानी चाहिए। हालांकि जब पौंड्र को उद्र, उत्कल, मेकल, कलिंग और आंध्र के साथ जोड़ा जाता है, तब उन्होंने संथाल परगना और वीरभूमि के आधुनिक जिले
और हजारीबाग के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। गुप्तकाल में भी इस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जब यह मौर्य और गुप्त शासकों के अधीन था। यह प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक नहीं था, लेकिन क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण था। यहां नागवंश और अन्य आदिवासी राजवंशों का प्रभाव रहा। बौद्ध ग्रंथों में इसे एक स्वतंत्र राज्य बताया गया है। कुछ पुंड्र राजाओं ने शक्ति प्राप्त कर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। पुंड्र जनजाति के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध पौंड्रक वासुदेव हैं, जिनका वर्णन भागवत पुराण में मिलता है, जिसने स्वयं को वासुदेव श्री कृष्ण घोषित कर श्री कृष्ण को ही चुनौती दे दी थी। कुछ शास्त्रों के अनुसार पौंड्रक कृष्ण के हमशक्ल थे। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्हें राक्षसी राजा वेन का अवतार माना जाता है। कुछ ग्रंथों में पुंड्र राजाओं को दानवीर राजा महाबली से भी जोड़ा गया है, जो विष्णु के वामन अवतार से जुड़े हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि पौंड्रक का संबंध जरासंध और शकुनी जैसे शक्तिशाली राजाओं से भी था। पौंड्र रूस देश आधुनिक मिर्जापुर का राजा था। भगवान कृष्ण से उसके भीषण युद्ध के विषय में भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध में वर्णित है। भागवत पुराण में पौंड्र वासुदेव एक राजा हैं। इसके अनुसार वह पुंड्रा साम्राज्य के राजा थे और कृष्ण को अपना बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। कथा के अनुसार एक समय राज दरबारियों के यशोगान से गर्वित राजा पौंड्र ने स्वयं को कृष्ण समझने का दुस्साहस किया था और इसी दंभ में उन्होंने अपने एक दूत को श्री कृष्ण के पास द्वारिका भेज दिया। दूत ने द्वारका की सभा में उपस्थित होकर श्री कृष्ण को ललकारा और कहा, कृष्ण, तुम जो वासुदेव होने का ढोंग कर रहे हो उसे त्याग दो तथा हमारे प्रभु असली वासुदेव पौंड्रक के शरण में जाओ अथवा युद्ध करो। इस बात को सुनकर सभा में उपस्थित सारे लोग हंसने लगे। श्री कृष्ण ने दूत से कहा कि दूत, पौंड्रक को बता दो कि वह युद्ध हेतु अपना सुदर्शन तैयार रखे। दूत ने यह बात आकर पौंड्रक को बताई। पौंड्रक ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राजा ने गरुड़ रूपी विमान बनवाया और काठ के हाथ बनवाकर पीतांबर धारण कर 2 अक्षौहिणी सेना लेकर श्री कृष्ण से युद्ध करने हेतु निकल पड़े। युद्ध के मैदान में जहां पौंड्रक अक्षौहिणी सेना के साथ थे, वहीं श्री कृष्ण अकेले ही आए थे। युद्ध प्रारंभ होते ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसकी सेना समाप्त कर पौंड्र का वध कर दिया। हरिवंश पुराण में मगध के राजा जरासंध का उल्लेख किया गया है, जिसने कभी पुंड्रों के साथ साथ अंग, वंग और कलिंगों पर भी शासन किया था। महाभारत में भीम के शंख का नाम पौंड्र था। उन्हें यह शंख नागराज वासुकी से प्राप्त हुआ था। महाभारत के युद्ध में जब भीम शंख बजाते थे तो उसकी गर्जना से शत्रु भयभीत हो जाते थे। कथा के अनुसार जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा के जल में फेंक दिया था, तब वे नागलोक पहुंच गए थे। वहां नागराज वासुकी और अन्य नागों ने उनका स्वागत किया और उन्हें शक्तिशाली बना दिया। वहीं नागराज वासुकी ने उन्हें यह दिव्य शंख पौंड्र प्रदान किया था। पुंड्रों की धार्मिक व्यवस्था विविधता से परिपूर्ण थी। प्रारंभिक काल में ये शैव, शाक्त और नाग पूजक माने जाते थे। बाद के समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी इन पर प्रभाव पड़ा। पुंड्र समुदाय एक स्वतंत्र जनजातीय समुदाय था, जिसकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली अलग थी। वे कृषि, व्यापार और मछली पालन में कुशल थे और उनका धर्म स्थानीय लोक आस्थाओं से प्रभावित था। यह संभव है कि इनका धर्म शैव, शाक्त या नाग पूजा से प्रभावित रहा हो, जैसा कि पूर्वी भारत की अन्य जनजातियों में देखा जाता है।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म के फैलने के समय पुंड्र जनजाति के कुछ लोग इन धर्मों को भी अपनाने लगे। पूर्वी भारत के दो महत्वपूर्ण राजवंशों पाल और सेन वंशों के शासनकाल 8वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में पुंड्र समुदाय की स्थिति समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण थी। पाल वंश बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। पाल शासकों द्वारा क्षेत्रीय और जातीय विविधता को स्वीकार किया गया। पाल वंश के समय पुंड्र समुदाय बौद्ध संस्कृति और शिक्षा से प्रभावित था। सेन वंश हिंदू धर्म, विशेष रूप से वैष्णव और शैव परंपराओं को बढ़ावा देने वाला था। सेन वंश के दौरान हिंदू धर्म के प्रभाव ने पुंड्र समाज की पारंपरिक मान्यताओं और उनकी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित किया। प्राच्य भारतीय इतिहास में पुंड्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान इतिहास में विशेष महत्व रखता है। बौद्ध विहारों, मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। व्यापारिक गतिविधियों में भी इसकी प्रमुख भूमिका थी, जिससे यह क्षेत्र प्राचीन काल में एक समृद्ध और प्रभावशाली केंद्र बन गया। पुंड्र अपनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, विशेष रूप से सूती कपड़ों और रंगीन वस्त्रों के निर्यात के लिए। यहां के कारीगरों और व्यापारियों का संपर्क दक्षिण भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। इनके घर बांस, लकड़ी और मिट्टी के बने होते थे, जो बंगाल और असम के जलवायु के अनुकूल थे। पुरुषों और महिलाओं के वस्त्र सूती या रेशमी होते थे और संभवतः वे धोती, अंग वस्त्र या कमर के चारों ओर लपेटे जाने वाले वस्त्र पहनते थे। आभूषणों का चलन भी था, विशेष रूप से कान, गले और हाथों में धातु या मिट्टी के गहने पहने जाते थे। इतिहासकारों का मानना है कि बंगाल और असम के कुछ जातीय समूह, जैसे कि राजवंशी और कुछ अन्य जनजाति आदिवासी समुदाय, पुंड्र जनजाति के वंशज हो सकते हैं। पुंड्र लोगों की भाषा को लेकर स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि वे प्राचीन प्राकृत या ऐसी बोली बोलते थे जो संस्कृत से भिन्न रही होगी। उनकी भाषा संभवतः मगधी, पाली या बंगाली आसामी समूह की किसी पुरानी बोली से संबंधित रही होगी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी पूर्वी भारत की कई जनजातीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः पुंड्रों द्वारा बोली जाती थी। पुंड्र जनजाति का इतिहास केवल एक जनजाति का इतिहास नहीं है, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विविधता का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय सभ्यता में अपना अमिट योगदान दिया, चाहे वो वस्त्र निर्माण हो, स्थापत्य कला हो, धार्मिक उदारता हो या व्यापारिक संबंध। पुंड्रों ने हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। उनका पतन सामाजिक संरचना और राजनीतिक परिवर्तन की जटिल प्रक्रिया का परिणाम था, परंतु उनका योगदान भारत की ऐतिहासिक स्मृति में सदैव जीवित रहेगा। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे।
वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।